आज का हमारा जो लेक्चर नंबर है वो 30 है और इसका नाम है आईपी इनकैप्सुलेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। ठीक है जी। तो इसमें सबसे पहले ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये क्या हैं, इनके स्टैंड्स क्या हैं और ये किस लिए इस्तेमाल होती हैं। अगर आप इसको देखें, ये शो करता है हमारे आईपी के वर्जन को। ठीक है, वर्ड्स जो है ये आप एक एक चीज़ यहाँ से उठा के देखें और यहाँ पे इनको रीड करें, ये इन चीज़ों को शो करता है। फिर HLN जो है वो ये शो करता है कि हमारी हेडर का जो लेंथ है वो कितने यूनिट का है, तो वो 32 बिट्स का होता है। अब ये आपको चीज़ें MCQs में आ सकती हैं या आपको मिड में या फाइनल में 5 से 3 मार्क्स का ये वाला क्वेश्चन जो है ये देंगे और कहेंगे कि इनके स्टैंड्स लिखें या फिर ये कहेंगे कि ये क्या शो कर आ रही हैं चीज़ें सारी। इसके अलावा ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को, बिकॉज जब हम IPv6 और IPv4 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या कोई हमारे पास प्रोग्रामिंग आती है तो हमें जब इन चीज़ों का पता होगा तो हमें ऑटोमेटिकली उन चीज़ों की समझ आ जाएगी। सर्विस टाइप का यहाँ पे मतलब क्या है, ठीक है जी, ये देखें सर्विस टाइप का यहाँ पे मतलब है कि सेंडर जो है वो लो लेटेंसी प्रेफरेंस कर रहा है या हाई रिलायबिलिटी जो है वो यूज़ कर रहा है। उसके बाद है जो टोटल लेंथ होती है वो ऑक्टेट्स होती है डाटाग्राम के अंदर। इसी तरह ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको एक बार ज़रूर पढ़ें कि ये चीज़ें क्या शो करा रही हैं। उसके बाद आपने जो चीज़ देखनी है वो है आईपी डाटाग्राम ऑप्शंस। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि जो हमारा डाटाग्राम है, आईपी डाटाग्राम है, उसके अंदर कौन कौन सी ऑप्शंस होती हैं, तो हेडर के लिए, ठीक है, तो ये आप देखें सेवरल ऑप्शंस कैन बी एडेड टू आईपी हेडर। एक होती है रिकॉर्ड राउट, दूसरी होती है सोर्स राउट और तीसरी होती है टाइम स्टैम्प। रिकॉर्ड राउट में ये होता है कि कितना जो टाइम है वो लेता है आईपी हेडर, ठीक है जी, एक राउट लगाने में, अपना एक साइकिल कंप्लीट करने में। उसके बाद है सोर्स राउट। सोर्स राउट को आप इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आप जो है कोई भी काम करने के लिए आपको सोर्सेज का होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, तो आईपी हेडर जब साइकिलिंग करेगा तो उसके लिए किसी ना किसी सोर्स का होना ज़रूरी है, यानी आईपी एड्रेस का। एड्रेस होगा तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। इसी तरह टाइम स्टैम्प होता है कि वो कितना टाइम लेगा, टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। सेकंड पॉइंट पे अगर आप देखें, ये तीनों चीज़ें आप याद रखें, रिकॉर्ड राउट, सोर्स राउट और टाइम स्टैम्प। उसके बाद है सेकंड पे हेडर विद नो ऑप्शंस हैज HLN फील्ड वैल्यू 5। ठीक है, हेडर के पास जो है वो ऑप्शंस नहीं होती, जिसमें HLN फील्ड की वैल्यू जो है वो 5 होगी। ये मैंने HLN फील्ड ये वाली, ये देखें, ये वाली मैंने आपको यहाँ पे रीड कराई है। इसकी लेंथ कितनी होती है 32 बिट्स की, तो यहाँ पे उन्होंने कहा इसकी जो वैल्यू है वो 5, इस फील्ड की वैल्यू जो 5 के हिसाब से इसके लिए कोई ऑप्शंस नहीं है हेडर के लिए। ठीक है जी। थर्ड पे देखें, हेडर विद 96 बिट्स ऑफ ऑप्शंस हैज HLN फील्ड्स वैल्यू 8। सॉरी, ये जो सेकंड में था इसमें उन्होंने कहा है कि अगर HLN फील्ड के हिसाब से देखा जाए तो इसकी वैल्यू 5 है, और अगर 96 बिट्स के हिसाब से HLN फील्ड में इसकी ऑप्शन देखी जाए तो इसकी वैल्यू 8 होती है। अब आपको MCQ आ सकता है या आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। इसमें जो बिट्स हैं वो और जो फील्ड वैल्यू है वो स्किप कर दी जाएगी और कहा जाएगा कि ये आप लिखें कि किस हिसाब से हेडर के हिसाब, बिट्स के हिसाब से हेडर के लिए कितनी बिट्स के हिसाब से HLN फील्ड कितनी होगी, तो ये आपने लिखनी होगी। तो आपने याद रखना है कि जहाँ पे 9 ऑप्शंस हैं हेडर के लिए वहाँ पे फील्ड की जो वैल्यू है वो 5 होगी, और जहाँ पे 96 बिट्स हैं ऑप्शंस है HLN के लिए वहाँ पे फील्ड उसकी 8 होगी। उसके बाद है डाटाग्राम, उसके बाद है डाटाग्राम ट्रांसमिशन एंड फ्रेम्स। तो आईपी इंटरनेट लेयर के लिए कुछ ये टास्क होती हैं ट्रांसमिशन के लिए। सबसे पहली होती है कि इट कंस्ट्रक्ट डाटाग्राम्स, डिटरमाइन नेक्स्ट हॉप एंड हैंड्स टू नेटवर्क इंटरफेस लेयर। ठीक है, पहले इस लाइन को समझ लें। क्या होता है, सबसे पहले कंस्ट्रक्ट यानी बनाता है क्या, डाटाग्राम। सबसे पहले वो डाटाग्राम बनाता है, फिर वो ये डिटरमाइन करता है कि नेक्स्ट हॉप कहाँ है। ठीक है, एंड हैंड्स टू नेटवर्क इंटरफेस लेयर, फिर जो है वो नेटवर्क इंटरफेस लेयर के लिए वर्क करता है।
उन्होंने कहा कि नेटवर्क इंटरफेस के लिए ये वाली टास्क होती है, नीचे देखें, इट बाइंड्स नेक्स्ट होप एड्रेस टू हार्डवेयर एड्रेस एंड प्रिपेयर्स डाटाग्राम फॉर ट्रांसमिशन। क्या करता है कि जो नेक्स्ट होप होती है उसको और जो हार्डवेयर का एड्रेस होता है उन दोनों को बाइंडिंग कर देता है, उन दोनों की बाइंड कर देता है। उसके बाद बाइंड करने के बाद उस चीज को वो प्रिपेयर करता है कि वो डाटाग्राम के लिए ट्रांसमिशन करे। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि डाटाग्राम की ट्रांसमिशन के लिए क्या होता है। पहले तो वो 3 चीजें फाइंड करता है, एक जो है डाटाग्राम को कंस्ट्रक्ट करता है, दूसरा डिटरमाइन करता है नेक्स्ट होप को, फिर वो जो है हैंड आउट करता है नेटवर्क इंटरफेस लेयर के लिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे देखें, वो नेक्स्ट होप को लेता है और उसके बाद हार्डवेयर एड्रेस को लेता है, इन दोनों चीजों को बाइंड अप कर देता है। बाइंड करने के बाद वो उसको प्रिपेयर करता है कि वो डाटाग्राम के लिए ट्रांसमिशन जो है वो करें। MTU क्या होता है? MTU का जो स्टैंड है वो है मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। ठीक है, MTU का स्टैंड क्या है? रिमेंबर करें कि मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट इज द लार्जेस्ट पैकेट ऑफ फ्रेम साइज। ये क्या होता है? ये देखिए, अब आपको MCQ इस तरह आएगा, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट MTU इज द लार्जेस्ट पैकेट डैश आएगा, तो आपने लिखना है इसको लार्जेस्ट पैकेट भी कह सकते हैं और फ्रेम साइज भी कह सकते हैं। स्पेसिफाइड किस में किया जाता है? ऑक्टेट में किया जाता है। अब यहाँ पे ये 8 बिट बाइट्स आपने लिखना होगा अगर आपको ऑप्शन आ जाए MCQs की, तो आपने याद रखना है जो MTU होता है वो ऑक्टेट्स में स्पेसिफाई होता है और इसकी जो बाइट्स होती हैं वो 8 होती हैं। ठीक है जी, और आपको पता होना चाहिए कि एक बाइट के अंदर 1 बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं। ठीक है, एक बाइट के अंदर। और ये क्या करता है? ये पैकेट और फ्रेम, यानी पैकेट होता है कि छोटे छोटे बंडल्स की फॉर्म में डाटा जो है वो ट्रांसफर करना इजी हो जाता है, एरर जो है वो नहीं आती उसमें, और अगर एरर हो भी तो वो करेक्शन हो जाती है, यानी कि हमें पता चल जाता है कि फलां पैकेट में एरर है तो वो हम छोटा सा पैकेट जो है वो उसके अंदर करेक्शन कर लेते हैं। लेकिन जब अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में डाटा सेंड करते हैं और पैकेट की फॉर्म में नहीं होता तो उसमें हमें ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि एरर कहाँ है और उसकी करेक्शन करना मुश्किल हो जाती है। अब TCP की बात की जाए तो इसका होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और MTU आप बता चुके हैं कि मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट होता है। अब ये जो दोनों हैं, अब देखें, द इंटरनेट ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यूजेस दी MTU। अब आपसे पूछा जाए अगर कि MTU यूज कहाँ पे होता है तो आपने बताना है कि TCP जो होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल वो यूज करता है MTU को क्या करने के लिए? डिटरमाइन द मैक्सिमम साइज ऑफ ईच पैकेट इन एनी ट्रांसमिशन। देखिए, अगर कहीं पे कोई ट्रांसमिशन हो रही है तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के जरिए होती है, तो जो TCP है वो MTU को डिटरमाइन करेगा, यूज करते हुए ये चीज फाइंड करेगा कि जो हमारी ट्रांसमिशन हो रही है उसके अंदर जो पैकेट्स हैं उनका मैक्सिमम साइज क्या है। अब अपने माइंड में बिठा लें कि MTU का मतलब सिर्फ यही है कि अगर हमने किसी पैकेट का साइज कितना है मालूम करना हो तो हम MTU इस्तेमाल करते हैं, और MTU को इस्तेमाल कौन करता है? TCP। जब भी कोई ट्रांसमिशन हो रही होती है उसके अंदर पैकेट्स का साइज मालूम करने के लिए हम MTU यूज करते हैं। नेक्स्ट, अगर फ्रेगमेंटेशन की बात की जाए तो फ्रेगमेंटेशन का सिंपली ये मतलब होता है कि छोटे छोटे पार्ट्स में किसी चीज को डिवाइड कर देना। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखें, डाटाग्राम्स कैन बी स्प्लिट इनटू पीसीज टू फिट इन नेटवर्क विद स्मॉल MTU। डाटाग्राम्स क्या करते हैं? डाटाग्राम क्या करता है कि चीजों को स्प्लिट कर देता है छोटे छोटे पीसेस में ताकि वो नेटवर्क के अंदर या फिर MTU के अंदर इजीली जो है वो फिट हो सके, एडजस्ट हो सके। उसके बाद नीचे देखें, द स्टोरिंग ऑफ अ फाइल इन सेवरल सेपरेट एरियाज ऑफ मेमोरी स्कैटर्ड थ्रू आउट द हार्ड डिस्क। उन्होंने कहा है कि हमारे पास कोई फाइल है, हमारे पास एक ओरिजिनल फॉर्म में पड़ी होती है, दूसरी हम उसकी कॉपी बना के रख लेते हैं। ठीक है, ताकि वो लेटर हमारे यूज में आ सके। तो इसी तरह होता है कि किसी फाइल को स्टोर करना सेवरल सेपरेट एरियाज में, डिफरेंट एरियाज में, या फिर कह लें कि एज एन किसी मेमोरी में हार्ड डिस्क के डिफरेंट पार्ट्स में जाके उनको स्टोर करना। तो ये हो जाता है फ्रेगमेंटेशन के अलग अलग उनके पार्ट्स बना के उनको सेव कर लिया जाए ऑन लेटर यूज। अगर आप अभी यहाँ पे देखें तो ये IP हेडर है, ये ओरिजिनल डाटाग्राम्स डाटा एरिया है। हेडर में क्या होता है? IP हेडर 1 और डाटा 1, फिर IP हेडर 2, फिर डाटा 2, फिर IP हेडर 3, डाटा 3। ठीक है जी, इस तरह से होता है।
ओके, तो इस तरह से होता है फ्रेगमेंटेशन। आपको समझ आ गई होगी। देखिए ये इन्होंने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। हेडर को लिया, फिर डाटा को लिया, फिर हेडर को लिया, फिर डाटा को लिया, फिर हेडर को लिया और फिर डाटा को लिया। इसी तरह अगर हम डाटाग्राम रीअसेंबली कह लें या असेंबली कह लें, इसकी डेफिनेशन देखें कि क्या होती है। नहीं करो। इसके बाद क्या होती है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ओरिजिनल डाटाग्राम इज कॉल्ड रीअसेंबली। यानी कि जो हमारे पास एक तो मैंने कहा ना कि ओरिजिनल डाटा होता है, दूसरा हमारे पास उसकी कॉपी होती है। तो उन्होंने कहा है कि जो हमारे पास ओरिजिनल डाटा होता है अगर उसको हम रिकंस्ट्रक्ट करें तो वो हमारा कहलाता है रीअसेंबलिंग। ठीक है, क्या करना है, ओरिजिनल डाटा को अगर हम रिकंस्ट्रक्ट कर दें तो वो हमारी रीअसेंबलिंग करना है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जज़ाकल्लाह।